अब हम देखते हैं कि हमने बात की थी कि कोई भी एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ठीक उसी प्रकार प्रवास के हम परिणाम की बात करते हैं और इस परिणाम में हम देखेंगे कि प्रवास करने से बहुत से लाभ भी होते हैं और उसके कुछ नुकसान भी हमें देखने पड़ते हैं। तो बात करते हैं हम प्रवास के परिणाम पर। पहला हम देखते हैं आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि भाई हम रोजगार की तलाश में जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि जो लगभग पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है या आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहाँ से लोग जो हैं वो विदेश जाते हैं कार्य के लिए, नौकरी के लिए, सेवा की तलाश में। तो वहाँ से वो क्या कर रहे हैं भाई, रोजगार की तलाश में जा रहे हैं आय प्राप्त करने के लिए। और वहाँ जो उनको सैलरी या जो वेतन प्राप्ति हो रही है उसे वो अपने घर में, चाहे उनके जो मूल निवास स्थान है वहाँ पर उनकी पत्नी हो सकती है, उनके माता पिता और बच्चे हो सकते हैं, या सिर्फ यदि वो अपनी फैमिली को वहाँ पर लेकर गया है तो उनके माता पिता उस घर में हो सकते हैं। तो वहाँ से वो क्या करते हैं, कुछ जो मुद्रा है वो अपने वेतन से की कुछ जो राशि है वो अपने घर वालों को भिजवाते हैं। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण हम ये कह सकते हैं लाभ है कि इससे हमारी विदेशी मुद्रा जो है वो बढ़ती है। वर्ष 2002 के कुछ आंकड़े कहते हैं कि इससे जो मुद्रा दूसरे देश से हमारे देश की तरफ जो उत्प्रवासी भारतीय जो दूसरे देश में गए हुए हैं वहाँ से जो मुद्रा, विदेशी मुद्रा वो अपने देश में भेज रहे हैं अपने घर वालों के लिए, उसे हम हुंडी के नाम से जानते हैं, हुंडी कहा जाता है उसे। तो एक अनुमान है कि वर्ष 2002 में भारत को इस हुंडियों से लगभग 102 खरब डॉलर जो है अमेरिकी डॉलर की मुद्रा जो है उसे प्राप्त हुई थी। तो इससे क्या होता है, इसका एक फ़ायदा है कि ये हमारे विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी करता है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर देश की तरफ गए हुए हैं, तो वो वहाँ की टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी से नई नई पॉलिसीज़ को सीख कर वो आते हैं और इससे हमारे देश को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये दोनों ही स्थानों को, जिस स्थान पर आप्रवास किया जा रहा है और जिस स्थान पर से उत्प्रवास किया जा रहा है, दोनों को फ़ायदा होता है। उत्प्रवास वाले स्थान पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है, साथ ही जो उत्प्रवासी उस देश का नागरिक दूसरे देश में गया है वहाँ से वो नई नई टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज़ को सीख कर आ रहा है और इसका फ़ायदा उस देश को मिलता है। और इधर जो अप्रवासी जिस देश की तरफ जो गया हुआ है, जिस देश में वो गया हुआ है, वहाँ पर उस देश को एक कुशल और सशक्त हम ये बोले श्रमिक के रूप में या व्यक्तित्व के रूप में कार्य करने के लिए उसे वो प्राप्त हो रहा है, जिससे वो अपने देश का बहुत अच्छी तरह से आर्थिक विकास और तकनीकी विकास कर सकता है। तो ये हो गए आर्थिक परिणाम। अब हम दूसरा बात करते हैं जनांकिकी परिणाम। जनांकिकी परिणाम क्या होगा, हम अक्सर देखते हैं चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से प्रवास हो रहा हो, नगर या शहरी क्षेत्र की तरफ, या एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ प्रवास हो रहा हो, या एक देश से दूसरे देश की तरफ प्रवास हो रहा हो, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अधिकतर पुरुष वर्ग जो है वही प्रवास करता है और महिलाएं जो हैं वो वहाँ पर बच जाती हैं उस मूल स्थान पर। तो इसमें एक हम सेक्स रेशियो का इम्बैलेंस, लिंगानुपात, लिंग संबंधी जो असंतुलन है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि मूल समस्या है जनांकिकी परिणाम के रूप में। अब नेक्स्ट जो हम इसका देखते हैं सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम के अंतर्गत हम देखेंगे कि भाई अभी हमने बात की थी कि
समाज में क्या होगा, पुरुष वर्ग अगर निकल गया बाहर सर्विस के लिए या रोजगार के लिए, तो जो वहाँ पर महिला बच जाती है, वहाँ पर क्या होता है, हम कई तरह के अक्सर समाचार में सुनते और देखते रहते हैं कि उनके साथ शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना के जो है वो शिकार होते हैं। चूँकि हमको पता है कि भारतीय समाज जो है वो एक पुरुष प्रधान समाज है और हमेशा से यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो उपेक्षित रही हैं। अब हमने इसके पहले जो जनांकिकी परिणाम की बात की थी, उसमें भी हम देख लेते हैं कि इसमें अधिकतर जो विवाह के बाद हम क्या देखते हैं, महिलाएं जो हैं वो अपने पति के घर चली जाती हैं। तो ये तो एक जनरल है जिसमें सामान्य संतुलन स्थापित हो जाता है। लेकिन जब रोजगार की तलाश में बड़ी मात्रा में पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं और उनके घर की महिलाएं वहां पर मूल निवास स्थान में छूट जाती हैं, तो इससे लिंग असंतुलन की स्थिति जो है वो अधिक पैदा होती है या अधिक उत्पन्न होती है। इसके बाद हम देखते हैं पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रवास का। हमने भी बात की थी कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक आप्रवासी हैं। तो जिस स्थान की तरफ या जिस महानगर की तरफ, नगरों में ही अधिकतर जो है वो आप्रवास हो रहा है, क्योंकि उद्योग की स्थापना हो रही है, नगरीकरण जो है वो बढ़ रहा है, रोजगार के अनेक अवसर वहाँ पर लोगों को मिल रहे हैं। तो फिर एक समय के बाद वो अपने परिवार के साथ मतलब स्थायी रूप से वहाँ पर निवास करने लगते हैं। और इसका परिणाम हम क्या देखते हैं, तो जो बड़े बड़े महानगर हैं उसमें हम देखेंगे, जैसे दिल्ली, कोलकाता या मुंबई हो गया, तो उसमें क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा आप्रवास करते हैं, जिससे स्लम या हम ये कहें कि गंदी बस्तियों की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि औद्योगिकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है और लोग रोजगार की तलाश में वहाँ पर जा रहे हैं। तो हर वर्ग के लोग रहेंगे, भाई जनसंख्या एकदम से बढ़ेगी तो सबको रहने के लिए एक छत चाहिए, एक आवास की ज़रूरत होती है। फिर क्या होता है, भीड़ अधिक हो जाती है, अधिक लोग हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर संख्या जो है, रहने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई और क्षेत्र जो है वो, जगह जो है वो कम पड़ जाती है। तो हम अक्सर देखेंगे कि आसपास के इलाके में झुग्गी झोपड़ियाँ जो हैं वो विकसित हो जाती हैं। मतलब टीन के छप्पर वाले एक ही कमरे का घर होगा, एक ही जो है वो टॉयलेट होगा और उस टॉयलेट पर कई कई 100 लोगों का जो है वो प्रेशर रहेगा और साथ ही उस एक ही कमरे में वहीं पर खाना बन रहा है, वहीं पर सो रहे हैं और एक कमरे में 6 से 7 लोग जो हैं वो रह रहे हैं। तो पर्यावरणीय समस्या जो है, सबको पीने का पानी चाहिए, आवास के लिए वनों को काटेंगे रहने के लिए, साथ ही सीवरेज जो है, सीवरेज की जो प्रॉब्लम है वो उत्पन्न हो जाती है। तो बहुत सारी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, हर तरह की समस्या जो है वो इससे उत्पन्न होती है। फिर अन्य परिणाम की हम बात करते हैं और भी अलग अलग तरह के प्रवास के परिणाम हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि लिंग से संबंधित इम्बैलेंस तो हुआ ही है और पर्यावरण के भी प्रभाव हो रहे हैं, लेकिन इसको सही तरीके से, मतलब एक जगह का विकास हो रहा है और अगर उस चीज़ का उस पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है तो इसके गलत परिणाम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, आपसे एक हम चर्चा कर लेते हैं कि अक्सर हम बातचीत में जो यूथ स्टेज की जो लड़कियां होती हैं उनसे हम सुनते हैं कि भाई शादी के बाद लड़कियां ही क्यों अपने ससुराल जाएं, लड़कियां ही क्यों अपना सरनेम जो है वो चेंज करें। तो बच्चों, क्या आपको एक बात पता है कि पूरे भारत में हम कहते हैं
कि पूरा भारतीय समाज जो है वो एक पुरुष प्रधान समाज है, और यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाएं ही जो हैं वो शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं। लेकिन हमारे देश का एक राज्य ऐसा है जहाँ पर शादी के बाद महिलाएं अपने ससुराल नहीं जाती, बल्कि पति जो है या पुरुष जो है वो अपनी पत्नी या उस महिला के घर आकर रहता है। वो राज्य है मेघालय, जहाँ पर जो पुरुष है वो शादी के बाद, विवाह के बाद अपनी पत्नी के घर आकर रहता है, और उस परिवार में महिलाएं जो हैं वो परिवार की मुखिया होती हैं, मुख्य सदस्य जो हैं वो होती हैं। और परिवार की उस महिला मुखिया के बाद उसकी मृत्यु या और अन्य किसी भी घटना के बाद उसकी बेटी जो है वो उस परिवार की मुखिया होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर महिला प्रधान समाज जो है वो उसकी परिस्थिति जो है वो देखने को मिलती है। और ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव जो है वो इफ़ेक्ट है, या पॉजिटिव चेंज हम इसे कह सकते हैं, सकारात्मक बदलाव है, क्योंकि हम अपने समाज में लोगों की ये मानसिकता होती है कि महिलाएं जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं। या भी हमने प्रवास से संबंधित जो बात की तो उसमें हमने कहा कि महिलाओं में जो प्रवास होता है वो अधिकतर विवाह के उद्देश्य से ही, मतलब विवाह के कारण ही वो अपने ससुराल चली जाती हैं। ये प्रवास उनमें अधिकतर देखने को मिलता है, और लगभग 3 से 5% ही रोजगार या शिक्षा के पर्पस से उनमें प्रवास जो है वो होता है। तो ये आंकड़े हमें आगे के लिए सचेत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ये जो सोच है कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ही मुख्य होता है, या एक मेल जो है या घर का एक जो लड़का है, यदि हम बच्चों की बात करें तो यदि उसमें लड़का है या घर का मुख्य जो पुरुष है वही इंटेलिजेंट होगा, और वही जो है वो घर के सारे निर्णय ले सकता है, पॉलिसीज़ बना सकता है, तो हमारी सोच कितनी गलत है, कितनी रूढ़िवादी है। क्योंकि एक महिला को मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, और ये सब बातें जो हैं वो शायद हम खुद भी अनुभव करते हैं, एक महिला को हम एक अनमोल उपहार कह सकते हैं, लड़की को एक अनमोल उपहार कह सकते हैं ईश्वर का दिया हुआ, क्योंकि ईश्वर ने या प्रकृति ने ही हमें ऐसा बनाया है कि हम हर परिस्थिति से जूझ सकते हैं, हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, चाहे वो निगेटिव ही कितनी ही उसमें निगेटिविटी क्यों ना हो, और उसके बाद भी हम हंसते और मुस्कुराते हुए ही अपनी फैमिली को मिलते हैं, हर परिस्थिति का सामना करने के बाद भी। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो हैं वो कम सशक्त होती हैं, या उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, या वो घर नहीं चला सकती। बराबर ही भागीदारी दोनों की, यदि हम इस बात को सेक्स रेशियो में भी आगे पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एक परिवार में, एक समाज में, एक पुरुष और महिला जो है वो एक सिक्के के 2 पहलू की तरह होते हैं, और वो समाज तभी उन्नतशील और प्रगतिशील होगा जब उसमें उसके ये जो दोनों पहलू हैं वो उनकी गाड़ी, या हम ये कहें कि उन दोनों की सहभागिता जो है वो बराबर होगी। तो एक सिक्के के 2 पहलू की तरह महिला और पुरुष दोनों की समान भागीदारी जो है होनी चाहिए। और इसमें हमने जो मेघालय का उदाहरण देखा, एग्जाम्पल देखा, वो निश्चित रूप से हमारे समाज का एक सकारात्मक बदलाव जो है वो हम कह सकते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अपने भारत के प्रवास से संबंधित आंकड़ों के संबंध में, कि मुख्य रूप से 3 अप्रवासी प्रधान क्षेत्र और 3 जो है वो उत्प्रवासी प्रधान क्षेत्र हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, जो आपको इस तालिका से और आप मानचित्र से भी इसको देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र पहले नंबर पे, फिर दिल्ली है, और इस दिल्ली में हम देखें तो लगभग 5% से अधिक जो हैं वो अप्रवासी यहाँ पर निवास करते हैं।
इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब उत्प्रवासी प्रधान क्षेत्र की बात करें तो 3 प्रधान उत्प्रवासी क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है आपका पहले नंबर पे 3 जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। फिर हम देखेंगे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। फिर तमिलनाडु है, जम्मू कश्मीर है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। बच्चों, आपको पता है कि जो ये उत्तर प्रदेश और हम बात कर रहे हैं बिहार की, तो जो हमारे देश में हरित क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति के दौरान जो उच्च किस्म की खाद का, बीज का, या जो हमने उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि की थी, वो किसकी बदौलत की थी? जो आपके उत्तर प्रदेश और बिहार के मज़दूर उत्प्रवास करते हैं आपके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तक, ये इन उत्प्रवासियों की वजह से ही संभव हो पाया है, या हम ये कहें कि इस बात में इनकी महत्वपूर्ण जो है वो भागीदारी थी या हमेशा से ही रहती है। तो ये हो गई आज के चैप्टर की बात, जिसमें हमने प्रवास से संबंधित अलग अलग पहलुओं को देखा।